तो क्या है कंपैरेटिव एजुकेशंस। कंपैरेटिव एजुकेशंस में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया का यूएसए के साथ, इंडिया का यूके के साथ। जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे, जब तक आप तुलना नहीं करोगे, आप कहाँ पर खड़े हो जान नहीं सकते। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आप जान ही नहीं सकते। तो कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। कंपैरिजन वो आईना है जो खुद को खुद से मिलाता है। हम कहाँ पर खड़े हैं वो बताता है, तभी जाके हम खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर से बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग ए स्टूडेंट, हमको क्या सीखना है, हमको क्या जानना है। जब तक आप खुद को कंपेयर नहीं करोगे, क्या मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, क्या मेरा कमजोरी रह गई है, इस कमजोरी को कैसे दूर करना है, जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है और कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस को हमको कवर करना है। इसीलिए खुद को कंपेयर करो। जो टाइम मिला था आज दिन भर, रात को सोने से पहले खुद को अब कंपेयर करो कि मैं जो सुबह था अब मैं जो हूँ, क्या मेरे में इम्प्रूवमेंट आया है, क्या मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्या मैं एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ हूँ, क्या मैंने एमसीक्यूज लगाया, क्या मैंने मॉक टेस्ट दिया, क्या मेरा नॉलेज इंक्रीज हुआ है। जब तक ये कंपेयर नहीं करोगे भाई, सोना नहीं है। इसीलिए बीइंग एन एस्पिरेंट हरदम आपको खुद के साथ कंपेयर करना है, खुद को इम्प्रूव करते जाना है, खुद को बेस्ट बनाते जाना है। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से कुछ बढ़ के सो, कुछ पढ़ के सो। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब के जरिए हो गया, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए हो गया, टेलीग्राम के जरिए हो गया, या फिर व्हाट्सएप के जरिए हो गया कि जो ओपीएससी का पीजीटी है उसका तो एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जो कि बच्चे पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट एरिया है जो कि आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ऐसे सब्जेक्ट एरिया को टच किया जाए, जैसे कि कंपैरेटिव एजुकेशंस हो गया, इकोनॉमिकल बेसिस ऑफ एजुकेशंस हो गया। ऐसे जो हॉटस्पॉट वाले एरिया है उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर कोई और हॉटस्पॉट है, कोई स्पेसिफिक एरिया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला वीडियो है कंपैरेटिव एजुकेशंस का। ये 3 वीडियो में आएगा। आज हम कंपैरेटिव एजुकेशंस, इसका सारा कुछ मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया, अप्रोचेस हो गया, ये सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ जो आने वाली वीडियोस है वहाँ पर हम कंपैरेटिव एजुकेशंस का इंडिया वर्सेस यूएसए एक वीडियो में देखेंगे और दूसरा वीडियो में इंडिया वर्सेस यूके देखेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में यूएसए और यूके है, तो 3 वीडियो में ये टोटल चैप्टर हम कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे पहले कंपैरेटिव एजुकेशंस। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ये जो है ये इंडिया का सिनारियो है और ये दूसरा जो है ये यूएसए का सिनारियो है। ये हमारे इंडिया का एक्चुअल सिनारियो है। और यहाँ का फैसिलिटीज़ देखो, क्लासरूम कितना बड़ा है, यहाँ पर क्लासरूम कितना छोटा है, बच्चे कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बच्चे कैसे बैठे हैं, यहाँ के टेक्नोलॉजी देखो, प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर चॉक एंड टॉक मेथड से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपको देखने को मिलेगा यूएसए में। इसीलिए कंपैरेटिव एजुकेशंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, क्यों फॉरेन एजुकेशन या फिर अदर कंट्रीज के एजुकेशन आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ही हम राइट वे में हमारी एजुकेशन को चैनलाइज कर पाएंगे। तो जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ते हैं, वहां पर हम खुद को देखते हैं, हमारे एजुकेशन क्यों पिछड़ रहा है, हमारे एजुकेशन को क्या करना चाहिए, कैसे हम एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते जानते हैं। क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे आप बेटर हो ही नहीं सकते, आप खुद को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। पहले तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट आर योर वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या है उसको पहले जानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ क्या है उसको जानना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, वीकनेसेस को दूर करना पड़ेगा। तभी तो हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं, एक बेटर सिस्टम की रचना कर सकते हैं। इसीलिए कंपैरेटिव एजुकेशन इज वेरी मच एसेंशियल इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे
करेंगे पहले एक कोट के साथ, जो कि है सर मिचेल सैडलर की, एक बहुत ही बड़े विचारक है कंपैरेटिव एजुकेशंस के। और कंपैरेटिव एजुकेशंस में जो एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर ज़्यादा काम किए हुए हैं वो है सर मिचेल सैडलर। ओके, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम जब कंपैरेटिव एजुकेशंस को स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर को मद्देनज़र रखना चाहिए। सिर्फ अगर हम कोरिकुलर एस्पेक्ट को देखेंगे, एकेडमिक एस्पेक्ट को देखेंगे तो ये रियल में कंपैरेटिव एजुकेशंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एजुकेशंस को बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फैक्टर जो है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव एजुकेशंस में देखा जाता है, इसीलिए एनवायरमेंटल फैक्टर को पहले अच्छे से जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बेटर वे में कंपेयर कर सकते हैं। ये कहना है सर मिचेल सैडलर का। ये कहते हैं कि जो हम स्कूल के अंदर सीखते हैं, स्कूल के चार दीवारी के अंदर सीखते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आउटसाइड ऑफ स्कूल मैटर्स। बाहर की चीज़ यानी कि एनवायरमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे व्हाइल स्टडिंग फॉरेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, व्हाइल स्टडिंग अदर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वी शुड नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटसाइड, यानी कि एनवायरमेंट को हम फॉरगेट नहीं करेंगे। एनवायरमेंट को हम ज़्यादा आगे रखेंगे, सोसाइटी को हम ज़्यादा आगे रखेंगे, कल्चर को हम ज़्यादा आगे रखेंगे, लैंग्वेज को हम ज़्यादा आगे रखेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तभी हमको मालूम हो सकेगा कि क्यों ये सोसाइटी, क्यों ये एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड है, क्यों ये एजुकेशन सिस्टम बेटर है, क्यों ये एजुकेशन सिस्टम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। तो ये कहना है सर मिचेल सैडलर का। ओके, इनके बारे में भी आगे चल के और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या है कंपैरेटिव एजुकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन में हम कंपेयर करेंगे, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी होगा। किसका स्टडी होगा, यहाँ पर एजुकेशनल थ्योरीज का, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का, ये सारे चीज़ों का कंपैरिजन होगा। जैसे कि हम इंडिया में कौन से थ्योरीज चल रहे हैं, यूएसए में कौन से थ्योरी चल रहे, कौन से थ्योरी का रेपोकर्सन्स क्या है, क्या इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर, क्या कुछ आउटपुट निकल पा रहा है, कौन से थ्योरी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी क्यों करना है, कंपैरेटिव स्टडी जब हम करेंगे थ्योरीज का, प्रैक्टिसेस का, उससे क्या करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम बेटर वे में एजुकेशंस को एक दिशा देने में, एक शेप देने में, एजुकेशंस के लिए बेटर पॉलिसी निर्माण करने में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हमको पता चलेगा कि एक कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा बेटर वे में सीख रहे हैं, तो उसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं हमारी पॉलिसी में। अगर आप देखोगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजी है जो कि हम फॉरेन से लाए हुए हैं। तो जहाँ पर कंपैरेटिव एजुकेशंस को तवज्जो दिया जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपको नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशंस में देखे जाएंगे, क्योंकि हम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, खुद के सिस्टम को बेटर करना चाहते हैं, खुद की एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल वे में और पॉलिश करना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो बेटर कंट्रीज है, जहाँ पर बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज दिया जा रहा है, बच्चों को मोल्ड किया जा रहा है, बच्चों के कैरेक्टर को और बेहतर किया जा रहा है, उसको हम बेटर वे में स्टडी करेंगे और हमारे कंटेक्स्ट में उसको कैसे लागू करना है, कैसे पॉलिसी में उसको इन्फ्यूज करना है, कैसे पॉलिसी में उसको यूज करना है, ये सारा कुछ हम कंपैरेटिव स्टडी के जरिए ही पा सकते हैं। तो कुछ फेमस डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, अच्छे से इसको याद करना है। नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एसएसबी का पीजीटी हो गया, चाहे ओपीएससी का पीजीटी हो गया, या फिर नेट का एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी सेट एग्जाम हो गया। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि जो बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, उन्होंने क्या कहा है कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में। तो पहले हम देखेंगे गीताओं का डेफिनेशंस क्या है, वो क्या कहते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में। गीताओं कहते हैं कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, ये ऐसा एक डिसिप्लिन है जहाँ पर हम बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग दोज एजुकेशनल सिस्टम दैट हैज टू बी स्टडी इन कंपैरेटिव एजुकेशन। यानी कि देखो, जो भी एजुकेशनल सिस्टम है, सपोज हम इंडिया का या फिर यूएसए का हम स्टडी कर रहे
रहे हैं या फिर यूके का हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज का जब हम स्टडी करेंगे उनके बीच क्या सिमिलरिटीज है, कौन कौन से सिमिलरिटीज है, कौन कौन से फैक्टर जो इक्वल है इन एजुकेशन सिस्टम में, वो ढूंढ पाते हैं। और जब हम वो ढूंढ पाते हैं तो उनमें वननेस की फीलिंग्स आती है, क्योंकि जब हम जान पाते हैं जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू सिखाया जा रहा है यहाँ पर भी वही वैल्यू सिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी वही वैल्यू सिखाया जा रहा है, यानी कि एक वननेस की फीलिंग्स आती है। और यहाँ पर जब डिफरेंस को हम जानते हैं, डिफरेंसेस के चलते हम एक सिस्टम का यूनिकनेस को जानते हैं। क्या डिफरेंस है यूएसए में और इंडिया में? जब इंडिया का डिफरेंस हम जानेंगे, इंडिया का यूनिकनेस हमको पता चलेगा। यूएसए का जब डिफरेंसेस जानेंगे, यूएसए का यूनिकनेस पता चलेगा। ये सारा कुछ कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते ही पता चलता है। यानी कि गीताओ जो कह रहे हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन ऐसा एक डिसिप्लिन है जहां पर हम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को जान पाते हैं। फिर जो दूसरा कोट है वो है एडेंका का। एडेंका क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टडी ऐसा एक स्टडी है जहां पर दो से ज़्यादा जो कंट्रीज होते हैं, उनके जो स्कूल सिस्टम होते हैं, उनके जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट के पॉलिसीज कैसे काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म कैसा है, कैसे वो कंट्रोल करते हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे एक बेटर दिशा देते हैं एजुकेशन को, वो सारा कुछ स्टडी होता है कंपैरेटिव स्टडी में, ये कहना है एडीएनके का। फिर एब्सटेन कहते हैं, एब्सटेन कंपैरेटिव स्टडी ऐसा एक फील्ड ऑफ स्टडी है जहां पर हम क्या करते हैं, एक देश का जो हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी है, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है, जो बेसिक थ्योरीज है, बेसिक मेथड्स है, कोई भी देश का एजुकेशनल आइडियोलॉजी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो नेशनल लेवल का प्रॉब्लम्स हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एब्सटेन क्या कह रहे हैं? एब्सटेन कह रहे हैं कि एजुकेशन है तो प्रॉब्लम्स होगा ही होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंट्री में होते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन सिनारियो में देखोगे, एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, उसके तुलना में हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेस है बहुत ही कम है। कम रिसोर्सेस में हमको बेहतर करना है, इसीलिए जो भी इम्प्लीमेंट होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ही होगा। तो कैसे हम उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे? उसके चलते जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन को मूव करेंगे, कंपैरेटिव एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आंसर्स आने की संभावना है, क्योंकि ऐसे परिस्थितियां अदर कंट्रीज में भी हो सकते हैं। उन्होंने कैसे उसको टैकल किया है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, रिसोर्स कम होगा, तो कैसे टैकल किया जाता है। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी में जाएंगे, अदर कंट्रीज का एजुकेशन को देखेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उन्होंने कैसे टैकल किया उसको देखेंगे, तो एक आइडिया हमको आएगा और उसी के चलते हम एक बेटर एजुकेशनल सिस्टम खड़ा कर पाएंगे। इसीलिए एब्सटेन कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन है या फिर नेशनल लेवल का भी प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए अदर कंट्रीज का हमको हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, सोशल साइंसेस थ्योरीज या फिर मेथड्स, उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं हमारे यहाँ पर। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फ्रेजर और ब्रिकमैन। ब्रिकमैन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कंपैरेटिव एजुकेशन में। ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक की कंपैरिजन कर देना ये पर्याप्त नहीं है। आपको अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से कंपेयर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बेटर वे में एनालाइज करना पड़ेगा, वहाँ के सोशल एस्पेक्ट को, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को, कल्चरल एस्पेक्ट को, उनके आइडियोलॉजी को, इन सभी को आपको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक बेटर आउटपुट निकाल पाओगे। यानी कि कंपैरेटिव एजुकेशन को लिमिट नहीं करना चाहिए एकेडमिक में। एकेडमिक के चलते नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट जो भी है उनको भी कंपैरेटिव एजुकेशन में जब हम स्टडी करते हैं तभी हम बेटर सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस को निकाल पाते हैं। ओके, और कैंडल तो भाई बहुत ही ज्यादा फेमस है इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। इनका एक बुक भी है कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर, आगे चल के हम देखेंगे, जो कि एक बहुत ही हाईली यूजफुल टेक्स्ट बुक है। बहुत सारे कंट्री में इस बुक को रेफरेंस बुक्स के हिसाब से लिया जाता है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन सीमित नहीं है कोई
कोई भी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी से। ये क्या करेगा, ये उस आइडियोलॉजी से भी बियॉन्ड जाएगा और ये कहते हैं कि ये रियल लाइफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। अभी के सिनारियो में, मॉडर्न सिनारियो में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ रियल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं जो कि हमको एडॉप्ट करना चाहिए हमारे कंट्री के हिसाब से, हमारे थिंकिंग के हिसाब से, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के हिसाब से, उसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। ये कहना है कैंडल का। ओके, यानी कि रियल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये हो गया कुछ फेमस डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस ज़्यादा फेमस है कैंडल का, इसको अच्छे से याद करना है। फिर देखते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज या फिर फेमस पर्सन्स जो कि एसोसिएटेड है कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर, और इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला जो नाम है, जो सबसे फेमस है कंपैरेटिव एजुकेशन में, वो है मार्को एंटोनी जूलियन डी पेरिस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। क्यों इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने ही पहले कंपैरेटिव एजुकेशन को एक नए दिशा देने की कोशिश की है। इन्होंने ट्रैवल के जरिए हो गया या फिर टूर के जरिए हो गया, इन्होंने एक टेबुलेटेड चार्ट निकाल दिया था जहां पर एजुकेशनल सिस्टम को लेके बहुत सारे एलिमेंट्स को लिखा गया था, और उसको लेके ये क्या करते थे, उसको लेके ये कंपेयर करते थे कि यहाँ पर एकेडमिक ऐसा है, वहाँ पर एकेडमिक ऐसा है। इसको लेके इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखा है जिसको कहा जाता है, ये कंपैरेटिव एजुकेशन का सबसे फेमस बुक है, जो कि है प्लान एंड प्रीलिमिनरी व्यू ऑफ वर्क इन कंपैरेटिव एजुकेशन, और ये लिखा गया था 1817 को। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है ये, इसको भी अच्छे से याद करना है और ये नाम को तो भूलना नहीं है, फादर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हमने पहले भी कोड में पढ़ा था, सर मिचेल सैडलर। अगर आप देखोगे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, यहाँ पर जो कंपैरेटिव एजुकेशन डेवलपमेंट होता है ना, इसको हम फेजेस में डिफाइन करते हैं। तो जो पहला फेज का आइडियोलॉजी आया है, पहला फेज में ज्यादातर आप देखोगे वहां पर टूर मेथड ज्यादा यूज होगा। क्या कर रहे हैं, कोई एक देश से दूसरा देश जा रहा है, तीसरा देश जा रहा है, वहां पर स्कूलों को देखा जा रहा है, वहां पर एजुकेशन कैसा है देखा जा रहा है। जैसे कि जूलियन दी पेरिस ने किया है, वो क्या करते थे, एक टेबुलेटेड फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स, कुछ पैरामीटर्स को लिख दिया है, उसी के आधार पे वो कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले जो फेजेस था जहां पर ज्यादातर एकेडमिक्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था, लेकिन जो सेकेंड फेज आएगा, सेकेंड फेज जैसे कि मिचेल सैडलर, वो सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंस देंगे सोशल एनवायरनमेंट को, रिलीजियस एनवायरनमेंट को, सोशल कंडीशन को, इकोनॉमिकल कंडीशन को, पॉलिटिकल कंडीशन को। ये सारे कंडीशन जो कि पहले फेजेस में नेग्लेक्टेड हुए थे, यहाँ पर वो ज्यादा देखने को मिलेगा। सर मिचेल सैडलर का एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है हाउ पर कैन वी लर्न एनीथिंग ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉरेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और इसी आर्टिकल में इन्होंने सोशल एनवायरनमेंट का कैसा इम्पैक्ट होता है, जो नॉन एकेडमिक फैक्टर है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सारे के ऊपर इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है। ओके, और ये नाम भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आइजैक कैंडल का। ओके, कैंडल का बुक भी है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। ये बुक लिखे है स्टडीज़ इन कंपैरेटिव एजुकेशंस, ओके, जिसको बाद में इन्होंने रिवाइज किया, न्यू एरा इन एजुकेशन ए कंपैरेटिव स्टडी। ये दो बुक को आपको अच्छे से याद करना है। ओके, पहला बुक को तो आपको अच्छे से याद करना है, ये क्वेश्चंस आ चुका है। और ये जो आइजैक कैंडल थे, ये भी सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट का ही एक बहुत ही बड़े विचारक हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट बड़े विचारक है इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, वो है जॉर्ज बेरेडे। और जॉर्ज बेरेडे अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, पहले फेज हो गया, सेकेंड फेज हो गया, ये थर्ड फेज से बिलोंग करते हैं, जिस फेज में साइंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, यानी कि एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। उसी टाइम जॉर्ज बेरेडे आते हैं और उनका जो बुक है कंपैरेटिव मेथड्स इन एजुकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। कंपैरेटिव एजुकेशन में आइजैक कैंडल का एक बुक है और जॉर्ज बेरेडे का एक बुक है। ये दो बुक सबसे ज़्यादा
ज़्यादा रेफरेंस में लिया जाता है कंपैरेटिव एजुकेशंस का। जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं ये दोनों बुक को एज ए रेफरेंस लेते हैं, इसीलिए ये दोनों बुक को अच्छे से आपको याद करना है। पहले हम देखेंगे नीड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशंस। कंपैरेटिव एजुकेशंस क्यों जरूरी है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशंस, क्यों हम कंपैरेटिव एजुकेशंस पढ़ेंगे या फिर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में कंपैरेटिव एजुकेशंस क्यों पढ़ाया जा रहा है। आप देखो कि अगर एक कंट्री कहेगा कि मेरा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है या फिर मेरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, किस आधार पे वो कहेगा? जब तक आप खुद के पॉलिसीज को अदर पॉलिसीज के साथ कंपेयर नहीं करोगे, आपके सिस्टम को अदर सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं करोगे, उनको स्टडी नहीं करोगे, आप कितने बेहतर हो या फिर आपके पॉलिसी कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, आपके पॉलिसी में क्या वीकनेसेस है, आप जान ही नहीं पाओगे। इसीलिए कंपैरेटिव एजुकेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपैरेटिव एजुकेशंस में हम क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव एजुकेशंस में हम कहीं ना कहीं एजुकेशंस के सिस्टम्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके पॉलिसीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उनके प्रैक्टिसेस को स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर पाए, जो एजुकेशन सिस्टम्स है उनमें क्या डिफरेंसेस है या फिर सिमिलैरिटीज़ है या फिर उनका इन्फ्लुएंस कैसा हो रहा है, उनका आउटपुट क्यों इतना आ रहा है, वो सारे को अच्छे से एनालाइज कर पाए, अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। अगर कोई देश एजुकेशन पॉलिसी के चलते बेहतर आउटपुट दे रहा है तो उनसे हमको क्या सीखना है, उनसे हमको क्या लेना है हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो ये हमको एक गाइडलाइन देता है। ओके, तो कंपैरेटिव एजुकेशन के बहुत सारे नीड्स है, वो नीड भी हम एक एक करके देखेंगे। कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते हम डाइवर्सिटी को जान पाते हैं, कैसे दूसरे कंट्री में क्या क्या एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उनके क्या फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है जो कि एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर पेडालॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से आ रहा है। ये सारा कुछ डाइवर्सिफाइड वे में हम जान पाते हैं, कैसे एक नेशंस दूसरे नेशंस के एजुकेशनल प्रैक्टिसेस से डिफरेंट है, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी से डिफरेंट है। ये सारा कुछ हम कंपैरेटिव एजुकेशंस में जानते हैं। उसके साथ साथ कंपैरेटिव एजुकेशंस के चलते हम एक बेटर पॉलिसी डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि हम जब अदर कंट्री के एजुकेशनल आइडियोलॉजी को देखेंगे, उनके पॉलिसीज को स्टडी करेंगे, उनके प्रैक्टिसेस को स्टडी करेंगे, अगर एक ऐसा पॉलिसी हमको दिख जाए, ऐसा प्रैक्टिसेस दिख जाए जिसके चलते वहाँ का एजुकेशन बेटर हो रहा है, वहाँ का आउटपुट बेटर आ रहा है, तो उसको हम हमारे कंट्री के लिए भी एडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि पॉलिसी डेवलपमेंट में भी ये कंपैरेटिव एजुकेशन काम आता है। ओके, और उसके साथ साथ कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते हम एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन करते हैं, अदर कंट्रीज का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वहाँ पर क्या इनोवेटिव मेथड यूज किए जा रहे हैं ताकि बेटर आउटपुट्स आए, बेटर एजुकेशनल रिजल्ट निकले, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं और हमारा एजुकेशनल सेटिंग को बेटर कर सकते हैं, एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि हम अदर कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं, उनके साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन का भी शेयर होगा, एजुकेशन का भी इन्फ्लुएंस होगा। तो कंपैरेटिव एजुकेशन में क्या होता है, कंपैरेटिव एजुकेशन में क्या एजुकेशनल सिस्टम का इन्फ्लुएंस हो रहा है ग्लोबल सिनेरियो में, उसको हम बेहतर वे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, फिर हो गया कल्चरल एक्सचेंज और कोऑपरेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते क्या होता है, हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में खुद को बांध लेते हैं, 2-3 कंट्री मिल के भी कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, आइडियाज का एक्सचेंज होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, पॉलिसी मेकिंग में एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प कर रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते एक बेटर कोऑपरेशन क्रिएट हो रहा है। तो कंपैरेटिव एजुकेशन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कल्चरल एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है और बेटर कोऑपरेशन डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते हम नए नए आइडियोलॉजी, नए नए इनोवेशंस, बेटर इफेक्टिवनेस को फोस्टर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पाते हैं, क्योंकि हम अदर कंट्रीज़ को जब हम देखते हैं, उनको जब स्टडी करते हैं, उनके पॉलिसीज़, उनके थिंकिंग, उनके आइडियोलॉजी को हम जानते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, नए आइडिया हमारे अंदर आता है, इनोवेशंस हमारे अंदर आता है, इफेक्टिवनेस हमारे अंदर आता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में
में भी कंपैरेटिव एजुकेशन काम आता है। ओके, फिर देख लेते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। व्हाट आर द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन? जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन करते हैं हम दूसरे कंट्रीज के बारे में और बेहतर चीजें जानते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोसाइटी कैसे एजुकेशन को हैंडल करता है या फिर उनका कल्चर कैसे एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है, वहाँ पर कैसे करिकुलम डिजाइन किया जाता है, वहाँ के पेडालॉजी, वहाँ के असेसमेंट मेथड्स, ये सारा कुछ हमको जानने को मिलता है। कंपैरेटिव स्टडी के चलते हम बेटर एजुकेशनल पॉलिसीज को जान पाते हैं, कैसे एक देश का एजुकेशनल पॉलिसीज निर्माण हो रहा है, उसका इफेक्टिवनेस कैसा है, वहाँ पर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे वो टैकल किए, ये सारा कुछ हमको जानने को मिलता है। फिर कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते हम जो डिफरेंट कंट्रीज में कैसे इक्वालिटी हो गया, इक्विटी हो गया, इंक्लूजन हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट को कैसे डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम में वो एड्रेस करते हैं, ये सारा कुछ भी हमको जानने को मिलता है। और लास्ट में जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ते हैं एक देश का कैसे उनका एजुकेशनल सिस्टम डेवलप हुआ है, उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को हमको जानने को मिलता है। इसके साथ साथ हम उनके फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी को भी जानते हैं कि उनका जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है कौन कौन से फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऊपर ये स्टैंड करता है या फिर उसको लेके आगे बढ़ता है, ये सारा कुछ को भी हम जान पाते हैं थ्रू कंपैरेटिव एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन स्टडी करने का पर्पस क्या है? कंपैरेटिव एजुकेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कंट्री में जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उसको हम बेटर वे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, इसीलिए हम कंपैरेटिव एजुकेशन कर रहे हैं। अभी के सूरत हाल में अगर आप देखोगे जो +3 का कॉन्सेप्ट है, यूजी का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ 10+2+3 का कॉन्सेप्ट है, यानी कि +3 का यूजी कोर्सेस हमारे यहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है। और जो बच्चे मास्टर्स के लिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं वहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पर 4 ईयर का यूजी कॉन्सेप्ट है। और मास्टर्स के लिए वो क्या करते हैं, मास्टर्स के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है 4 ईयर यूजी है। तो यहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं, इंडिया से जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 3 ईयर्स किया है और वहां पर कौन सा कोर्स एलिजिबल होता है, 4 ईयर्स का कोर्स एलिजिबल होता है। इसीलिए इंडियन सिनेरियो में अगर आप देखो कि यहाँ के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है फॉरेन में मास्टर डिग्री करने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक स्पेशल कोर्स फिर 1 ईयर का करना पड़ता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे एजुकेशन की वीकनेसेस को बता रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है उसको 3 साल या फिर 4 साल का भी कर रहे हैं। जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वो 4 ईयर्स का यूजी कोर्स करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो दूसरा पर्पस हो गया कंपैरेटिव एजुकेशन में, ज्यादातर हम क्या करते हैं, दो कंट्रीज के सिमिलैरिटीज को देखते हैं या फिर डिफरेंसेस को देखते हैं। सिमिलैरिटीज देखने से हमको वननेस की पता चलेगा, डिफरेंसेस देख के हमको यूनिकनेस की पता चलेगा। फिर कंपैरेटिव स्टडी के चलते हम क्या करते हैं, हम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते हैं या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आप देखोगे अमेरिका में कोई आइडियोलॉजी या फिर कोई नॉलेज या फिर कोई स्किल बहुत ही ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है या फिर स्टूडेंट के नॉलेज लेवल को बेटर कर रहा है, तो वो आइडियोलॉजी को या फिर वो नॉलेज को हम क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं हमारे देश में, ताकि हमारे देश में भी बेटर एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके या फिर वही प्रैक्टिसेस को हम एडॉप्ट करके एक बेटर एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप कर पाए। फिर कंपैरेटिव एजुकेशन कहीं ना कहीं हमको नया दिशा देता है, नया आइडिया देता है, जिसके चलते हम एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ही बड़े लेवल में चेंजेस ला सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ओके, अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आपको कंपैरेटिव एजुकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अदर कंट्रीज के एजुकेशनल पॉलिसीज हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, इनोवेटिव माइंडसेट हो गया, इसको आप बेहतर ढंग में स्टडी नहीं करोगे, वहाँ के बेटर आइडियोलॉजी, बेटर कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे, तब आप अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव
कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप वीकनेसेस को नहीं जानोगे, स्ट्रेंथ को नहीं जानोगे। हम क्या करते हैं मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को जब तक हम बेटर वे में नहीं जानेंगे एक सिस्टम को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब कंपैरेटिव एजुकेशन हम स्टडी करते हैं, हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते हम सोशल जस्टिस को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम औरों की पॉलिसीज को पढ़ते हैं वहां पर क्या क्या डिस्पैरिटीज था, उसको वो कैसे टैकल कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम अच्छे वे में जान पाते हैं। उन्होंने कौन कौन से पॉलिसीज को एडॉप्ट किया या फिर चेंज किया या फिर न्यू ऐड किया, जिसके चलते इक्वेलिटी हो गया, इक्विटी हो गया, या फिर जो भी डिस्पैरिटीज थे उस डिस्पैरिटीज को कैसे टैकल किया गया है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम अवगत होते हैं और उसको भी हम देख के सीख पाते हैं और उसको हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उसको एडॉप्ट कर पाते हैं। फिर कंपैरेटिव एजुकेशन के चलते हम ग्लोबल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वे में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें फिर क्या कर पाते हैं, खुद को एडॉप्ट कर पाते हैं, खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 17 गोल है, 17 गोल के बारे में जो बताया गया है, वो ग्लोबल लेवल में काम हो रहा है, लेकिन भारत भी एज ए पार्ट ऑफ दैट मिशन ये भी क्या कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए 2030 तक ये प्रतिबद्ध है। इसके चलते यहाँ पर देखो एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 4 है, जो कि इक्विटेबल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने डेवलप किया है NEP 2020, वहाँ पर वो झलकता है। यानी कि ग्लोबल चैलेंजेस या फिर ग्लोबल चेंज को भी कैटर करने के लिए कंपैरेटिव एजुकेशन हमको हेल्प करता है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो इंटरनेशनल लेवल में यानी कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री में जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कोऑपरेशन होना चाहिए, जो भाईचारा होना चाहिए, वो भाईचारा को फोस्टर करता है ये कंपैरेटिव एजुकेशन। जब हम उनके आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, उनके विचार को पढ़ेंगे, उनके सिस्टम को स्टडी करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि वो कितना बेहतर देश है या फिर वो कैसे आइडियोलॉजी रखने वाला देश है। और उसी के चलते हम क्या करेंगे, उसी के चलते हम एक बेटर कोऑपरेशन या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट उतना कम होगा, यानी कि ग्लोबल पीस फोस्टर होगा। जो वसुधैव कुटुंब का भावना है ना, ये ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। फिर नेक्स्ट है बेसिक फैक्टर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हो, ये है हमारे चैनल का लिंक youtube.com एजुकेशन विद टीबी सर। यहाँ पर SSB का जो लेक्चरशिप है, एजुकेशन पेपर, या फिर OPSC का जो भी PGT हो गया, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या फिर नेट का भी हो गया, सारा एजुकेशन का पेपर यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो ये फ्री क्लासेस है जो कि हम यहाँ पर यूट्यूब में प्रोवाइड करते हैं। ये फ्री क्लासेस है, इसके लिए कोई भी पेड प्रोग्राम्स नहीं है और ना ही मैं फ्यूचर में लॉन्च करूँगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि आपका पेड बैचेस है, कोई भी पेड बैचेस नहीं है। जो भी है वो सारा कुछ फ्री में अवेलेबल किया जाता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। जो भी फ्री PDF है वो सारा कुछ वहाँ पर मुहिम किया जाता है, वहाँ पर डिस्कशंस भी होते रहते हैं। ओके, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या है बेसिक फैक्टर्स कंपैरेटिव एजुकेशन में। अगर आप कोई भी कंट्री का जो एजुकेशन देखोगे, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एजुकेशन को सेव देने में उन सारे फैक्टर्स का ही काम होता है, इसीलिए उन सारे फैक्टर्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, उसका क्या कुछ इन्फ्लुएंस है एजुकेशन सिस्टम में, वो कैसे सेव दे रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसको जब हम जान लेते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन
को स्टडी करना बहुत ही ईजियर हो जाता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर। किसी भी देश का अगर एजुकेशन सिस्टम को जानना है तो पहले हमको हिस्टोरिकल फैक्टर को जानना पड़ेगा, यानी कि जो भी कंट्री का आप एजुकेशन को जानना चाह रहे हो उसके हिस्ट्री को पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री को हम जब देखेंगे, जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एंशिएंट का कॉन्सेप्ट है, मिडिवल का कॉन्सेप्ट है, फिर प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। ये हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी है। अगर हिस्ट्री को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि अभी का जो एजुकेशनल आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर इन्फ्लुएंस्ड है। इसी इन्फ्लुएंस को जानने के लिए ही हमको हिस्टोरिकल फैक्टर को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्टर यानी कि पास्ट इवेंट को जानना है, कॉलोनाइजेशंस हो गया, वार्स हो गया, सोशल मूवमेंट्स हो गया, जो कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए हुए होंगे, उसको हमको जानना पड़ेगा। और उसको जानने के बाद ही हम उसको बेहतर ढंग में कंपेयर कर सकते हैं। फिर है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि कोई भी देश का कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस हो गया, उसके वैल्यू सिस्टम या फिर बिलीफ सिस्टम हो गया, इसका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है एजुकेशन के ऊपर। जब तक हम इनको स्टडी नहीं करते हम बेटर वे में कंपैरेटिव स्टडी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या स्टडी किया जाएगा, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलीजन का इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे लैंग्वेज का या फिर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट का इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स का इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। और इसको बेहतर ढंग में स्टडी करने के बाद ही हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ही हम बेटर वे में एक बेटर इंटरप्रिटेशंस ला पाएंगे। फिर हो गया स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस फैक्टर। अगर आप देखोगे जो एजुकेशनल सिस्टम होता है किसी देश का वो कहीं ना कहीं उसी देश का रिलीजियस बिलीफ या फिर स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड होता है, इसीलिए इनको भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, फिर होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब सोसाइटल एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर हो गया, सोसाइटल बहुत सारे इश्यूज हो गए, इसका भी इम्पैक्ट एजुकेशन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, वो सारे फैक्टर को स्टडी किया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन को एसेस करने में इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि क्लास हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी हो गया, सोशल इनइक्वालिटी हो गया। ऐसे सोसाइटल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा स्टडी किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर का भी इम्पैक्ट रहता है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि आप इंडिया को देखोगे और जापान को देखोगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है, इतने बड़े नंबर्स को आपको एजुकेशन देना है, वो भी फ्री देना है। ह्यूमन रिसोर्स को अब बेटर मैनेज करना है, कम संसाधनों को आप बेटर यूज करके इतने सारे लोगों को आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देना है, तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही मिनिमम होता है, वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ईजियर होता है। तो पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि टोटल एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं कंट्रीज के इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना बेहतर इकोनॉमी होता है वहाँ पर बेटर एजुकेशन की संभावना, बेटर फैसिलिटीज की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर बेटर फंडिंग हो सकता है, बेटर रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है, बेटर पॉलिसीज डेवलप किया जा सकता है थ्रू बेटर इकोनॉमिकल आइडियाज या फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है पॉलिटिकल फैक्टर। अगर आप किसी देश की एजुकेशन को स्टडी कर रहे हो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट रहता ही रहता है, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट रहता ही रहता है। गवर्नमेंट क्या प्रायोरिटी ले रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशन को किस नजरिए से देख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन को एक सेव देता है, एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए पॉलिटिकल फैक्टर को भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर यानी कि जियोग्राफिकल जो लोकेशंस है, क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट के कंडीशंस है, ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे क्लाइमेट के हिसाब से ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एसेसिबिलिटी डेवलप होगा, या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हमको सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एजुकेशन हैम्पर हो सकता है।
अगर आप देखो कि जम्मू कश्मीर के एरिया में ज़्यादातर समर में ही क्लासेस होते हैं और विंटर में क्लासेस नहीं होती, छुट्टियां होती है। अगर बाकी रीजन्स में आप देखो कि इंडिया के, तो वहाँ पर समर में वैकेशंस होता है, बाकी समय में क्लासेस होती है। तो ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को सूचित कर रहा है, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट को ये दर्शा रहा है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। एजुकेशंस में हम मॉडर्न सिनेरियो में अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होता ही होता है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा, उतना बेहतर एजुकेशन होने की संभावना है। इसीलिए कितना हम डिजिटली टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवा पा रहे हैं, कितना हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, जैसे कि हमने पहले पिक्चर्स में भी देखा था, कितना बेहतर टूल्स हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं या फिर क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, ताकि बच्चों को और बेहतर कॉन्सेप्ट दे सके। वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर, बड़ा रोल प्ले करता है एक कंट्री के एजुकेशन को सेव करने में। अगर आप देखोगे जो पुअर कंट्री होते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज नहीं करते और वहाँ का एजुकेशन बहुत ही पुअर कैटेगरी का होता है। लेकिन जो एडवांस्ड कंट्री होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी फोस्टर होता है, बच्चे कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग में समझ पाते हैं और आने वाले लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको बेहतर ढंग में कैटर कर पाते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है एजुकेशन को सेव देने में, क्योंकि अभी के हाल में अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा एक कंट्री अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है या फिर अदर कंट्री हमारे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते एक्सचेंज हो रहा है, ग्लोबल ट्रेंड्स बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोलाबोरेशंस बढ़ रहा है और कोलाबोरेशंस के चलते आइडिया शेयर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे में कुछ कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर 2-3 कंट्री मिल के काम कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिसेस बढ़ रहे हैं, बेटर एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। ओके, फिर नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल एंड पेडालॉजिकल फैक्टर। अगर आप कोई देश का एजुकेशन को देखोगे, स्टडी करोगे, वो कहीं ना कहीं कुछ फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी का एक रेपोकर्सन्स होगा या फिर इम्पैक्ट होगा। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एंशियंट का इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं मॉडर्न फिलोसोफर जैसे गांधी हो गए, टैगोर हो गए, विवेकानंद हो गए, अरविंद हो गए, इनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये क्या है, अगर आप कोई देश का एजुकेशन को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ का फिलोसॉफी को आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अगर कोई पेडालॉजिकल फैक्टर को आप स्टडी कर रहे हो तो वो पेडालॉजिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं कोई फिलोसॉफिकल आइडिया के ऊपर बेस्ड होगा। तो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी को जब हम स्टडी करेंगे, ये फैक्टर को जब हम स्टडी करेंगे तो बेहतर ढंग में हम बाद में कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लीगल या फिर पॉलिसी फैक्टर। कोई कंट्री का अगर आप एजुकेशन को देखोगे वो कहीं ना कहीं उसी देश के पॉलिसी के द्वारा ही गवर्न होता है, वहाँ का लीगल फ्रेमवर्क्स के द्वारा गवर्न होता है, या फिर कोई कोई इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके ऊपर भी एजुकेशन डिपेंड करता है। अभी के हाल में अगर हम देखेंगे तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते ही हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पॉलिसी फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारे हो गए वेरियस फैक्टर जो कि एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं, जिसको स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब इनको हम स्टडी करेंगे तो ही हम वहाँ के एजुकेशन को अच्छे से जान पाएंगे, और जब उसको अच्छे से जान पाएंगे कंपैरेटिव स्टडी फ्रूटफुल होगा। फिर नेक्स्ट है अप्रोचेस टू कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन में कौन कौन से अप्रोचेस यूज किए जाते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कई सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि जैसे अदर यूट्यूबर होते हैं जो कि बार बार कहते हैं लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे आप क्यों नहीं कहते, आपके चैनल और भी ज़्यादा ग्रो होगा। मैं एक टीचर हूँ, टीचर को भिखमंगा नहीं होना है, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो भाई,
ऐसे बोलना ही नहीं है भाई। आई एम ए टीचर, माई वर्क इज टू टीच माई चिल्ड्रेन, माई स्टूडेंट, माई एस्पिरेंट। मुझे बस पढ़ाना ही है, पढ़ाना ही है मेरा काम जो है मैं वो करूँगा। लाइक करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई कमेंट करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है गाइडेंस देना। मैंने देखा है ज़िंदगी में गाइडेंस ना होने से कैसे मिसगाइड होते हैं बच्चे। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद जिया है इस अनुभव को, इसीलिए मैं गाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे भिखमंगा नहीं होना है कि लाइक कर दो भाई। जो पढ़ने वाला बंदा है वो तो 1.5 घंटा भी पढ़ लेगा, ऐसे ही पढ़ लेगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है तुम बीच में क्यों स्किप करते हो, ऐसे बोलना भी नहीं है भाई। वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसके लिए अदर प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इसीलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो वेट करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। ये मेरा लेगासी है, मैं ऐसा सोचता हूँ भाई। इसीलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो लाइक करेंगे ही करेंगे, जिनका डाउट आ रहा है वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे, या फिर जो पढ़े हुए हैं जिनको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है वो तो अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे जानते हैं समझते हैं। बस यही तो लेगासी है ना। और इसमें टाइम वेस्ट भी होता है भाई, मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट फॉर ओनली यू बट फॉर मी ऑल्सो। इसीलिए मैं किसी को ये कमेंट वगैरह नहीं करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ, जहाँ पर नीड लगता है कि इस बच्चे को ऐसे गाइडेंस थोड़ा देना चाहिए, मैं गाइडेंस वहाँ पर देता हूँ। बहुत सारे बंदे टेलीग्राम में भी बड़े बड़े लंबे लंबे बातें लिख के देते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, पीएचडी में ये प्रॉब्लम हो रहा है, गाइडेंस चाहिए, तो मैं उनको गाइडेंस देता हूँ भाई। लंबा लंबा मैं भी लिख के उनको देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए। बीइंग ए टीचर यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। जब तक आप प्रॉब्लम्स को नहीं जानोगे, बच्चों को नहीं समझोगे, एक बेटर गाइडेंस दे ही नहीं सकते। और एक बेहतर टीचर का निशानी होता है बच्चों को जानना, बच्चों के नीड को अनुभव करना और उसी नीड के हिसाब से उनको गाइडेंस देना। ओके, तो नेक्स्ट है अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन में क्या क्या अप्रोचेस होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से विधि है, कौन कौन से अप्रोचेस है जो कि यूज किए जाते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन में। तो पहले जो है वो है डेस्क्रिप्टिव अप्रोच। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर ज्यादातर फोकस किया जाएगा जो भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, प्रैक्टिसेस है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब किया जाए। डिफरेंट कंट्रीज के आइडियोलॉजी को एक बेटर ढंग में, एक सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब किया जाए। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल डाटा, कलेक्शंस ऑफ डाटा के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेगा। ओके, फिर जो दूसरा अप्रोच होता है वो होता है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच में ज्यादातर हम देखेंगे कि कैसे एक एजुकेशनल सिस्टम इवॉल्व हुआ है, उसका पास्ट क्या था, कैसे डेवलपमेंट आता गया और कैसे इम्प्रूव होता गया, क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, उसको उन्होंने कैसे वेरियस पॉलिसीज के द्वारा चेंजेस किए, इम्प्रूवमेंट लाई और कितना बेहतर बन पाए, इसको हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच में। फिर नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच में ज्यादातर आप फिलोसॉफीज या फिर आइडियोलॉजीज के बारे में रूबरू होते हो, क्योंकि एक कंट्री का बिलीव दूसरे कंट्री का बिलीव सेम होगा ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ का बिलीव कुछ और हो सकता है, वहाँ का बिलीव कुछ और हो सकता है, यहाँ का नॉलेज कुछ और हो सकता है, वहाँ का नॉलेज कुछ और हो सकता है, क्योंकि जो भी नॉलेज यहाँ पर है या फिर वहाँ पर है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है, उसी देश के जो भी फिलोसोफर हुए हैं, जो भी आइडियोलॉजी उन्होंने दिया है, उसी से इंस्पायर होके वहाँ का बिलीफ सिस्टम बना है, वहाँ का नॉलेज, वहाँ का टीचिंग, लर्निंग, ये सारा कुछ बना है। इसीलिए जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं वहाँ पर एक अप्रोच रहता है फिलोसॉफिकल अप्रोच, जहाँ पर वहाँ की फिलोसॉफी को हमको स्टडी करना पड़ता है। ओके, फिर एक अप्रोच होता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इसी अप्रोच में हम ज़्यादातर सोशिएटल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि क्लास हो गया, एथनिसिटी हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, इसका इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि ये अप्रोच क्या करता है ना, एजुकेशन का रोल सोशलाइजेशन में क्या है, सोशल मोबिलिटी में क्या है, या फिर सोशल नॉर्म्स क्रिएट करने में क्या है, उसको ये इंडिकेट करता है। ओके, और ज़्यादातर आप देखोगे सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ को कैसे कैटर करना है, उसके ऊपर भी ये फोकस करता है। फिर नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। एंथ्रोपोलॉजी हमने फिलॉसफी में पढ़ा है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, ह्यूमन की स्टडी करते हैं या फिर ह्यूमन कल्चर के
ऊपर स्टडी करते हैं। यहाँ पर भी कंपैरेटिव एजुकेशन में हम क्या करना चाहते हैं, डिफरेंट कल्चर का क्या क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशनल मेथड्स के ऊपर, ये सारा कुछ हम स्टडी करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ज़्यादातर फोकस्ड होता है साइकोलॉजिकल एरिया के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा, लर्निंग थ्योरीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, कैसे लर्निंग थ्योरीज या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है या फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल अप्रोच। पॉलिटिकल अप्रोच यानी कि पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है जो कि एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं डिसीजन लेने में, गवर्नेंस में या फिर पॉलिसी फॉर्मेट करने में, वो सारा कुछ यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिकल अप्रोच। इकोनॉमिकल अप्रोच भी क्या है, इकोनॉमिकल अप्रोच यानी कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि कौन कौन से वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि फंडिंग हो गया या फिर कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट किया जा रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हम डाटा गैदर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और बेटर एनालाइज करके हम क्या कर रहे हैं, बेटर इंटरप्रिटेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चलते बहुत ज़्यादा हम स्टैटिस्टिकल टूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, फैक्टर एनालिसिस हो गया या फिर वेरियस मेथड हो गया, जिसके चलते जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया है उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोच में आता है। फिर आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव वे में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि लिटरेसी रेट्स हो गया या फिर कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट का स्कोर हो गया या फिर कहीं पर कोई नंबर्स हमको मिल गया या फिर स्कूल का कोई नंबर्स मिल गया, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पास आउट हो रहे, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स के ऊपर हम लेके अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोचेस है। ओके, और क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या हो रहा है, हम क्वांटिटेटिव डाटा को लेके, स्टैटिस्टिकल डाटा को लेके हम एजुकेशनल आउटकम्स को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, फिर लास्ट में जो विधि है वो है केस स्टडी अप्रोच। केस स्टडी अप्रोच यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नेशन है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है या फिर कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो उसको एक केस स्टडी के हिसाब से लेके भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ताकि वहाँ का आइडियोलॉजी को अच्छे से समझ पाए, वहाँ का प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाए या फिर वहाँ का स्ट्रेंथ को हम अच्छे से जान पाए, ताकि हम उसमें भी कुछ सीख लेके हमारे यहाँ यूज कर पाए। इसीलिए केस स्टडी भी एक बेहतरीन अप्रोच है कंपैरेटिव एजुकेशन में। देख लेते हैं कुछ रेफरेंसेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते भी है कि ये जो आपने स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं या फिर ये जो आपने पीपीटी बनवाए हैं, कौन कौन से रेफरेंस बुक आपने लिए हैं, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं। तो रेफरेंस बुक भी थोड़ा देख लेते हैं और उसके साथ साथ कुछ MCQs का भी डिस्कशन कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 3 बुक ज़्यादातर मैंने पढ़े हैं जो कंपैरेटिव स्टडीज है। पहले तो है SP चौबे का जो कि है फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, और ये अग्रवाल पब्लिकेशंस का है। एक बेहतरीन बुक है, बहुत ही मोटी किताब है और कंपैरेटिव स्टडी का A to Z सब कुछ यहाँ पर है। ओके, फिर TS सोडी का भी आप पढ़ सकते हैं जो कि टेक्स्ट बुक ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, और जो तीसरा बुक है वो है RA शर्मा का कंपैरेटिव एजुकेशन जो कि रमन लाल पब्लिकेशंस का है। ये 3 बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आपको तीनों में से एक को चूज करना है तो आप चौबे को चूज कर सकते हो। SP चौबे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में सभी एस्पेक्ट को अच्छे से वहां पर दिया गया है, लेकिन बहुत ही मोटी किताब है, लगभग 567 पेजेस का है, आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। और लास्ट में देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन का फादर किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मार्कस एंटोनी जूलियन डे पेरिस को। जूलियन डे पेरिस पहला व्यक्ति है जिन्होंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में कुछ बेसिक एलिमेंट को लेके एक सिस्टेमेटिक वे में टेबुलर फॉर्म डेवलप किया था, जिसके चलते कंपैरेटिव एजुकेशन स्टडी करना इजी हो रहा था। इनका एक बुक भी है, प्लान एंड प्रीमियम व्यूज ऑफ वर्क इन कंपैरेटिव एजुकेशन, जो कि 1817 को लिखा गया था। ओके, इसको भी अच्छे से याद करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक स्टडी इन कंपैरेटिव एजुकेशन, ये बुक को तो भाई
अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेट में भी ये बुक आ चुका है। ओके, तो ये है आइजैक कैंडेल का। आइजैक कैंडेल का 2 बुक सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है स्टडीज़ इन कंपैरेटिव एजुकेशन, जो कि 1933 में लिखा गया था। इसको फिर बाद में इन्होंने रिवाइज कर दिया, तो न्यू एरा इन एजुकेशन ए कंपैरेटिव स्टडी, जो कि 1956 को लिखा गया। ओके, या फिर रिवाइज किया गया, ऐसे आप कह सकते हो। आइजैक कैंडेल ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है। ओके, फिर एक कोट है जो कि कंपैरेटिव एजुकेशन गोज बियॉन्ड कंपैरेटिव एजुकेशनल फिलोसॉफी बट आल्सो इंक्लूड्स द कंपैरिजन ऑफ रियल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि कंपैरेटिव एजुकेशन फिलोसॉफीज के बियॉन्ड जाता है और इसके साथ साथ ये रियल एजुकेशनल प्रैक्टिस को इंक्लूड करता है। ये कहना किसका है? ये जो फेमस कोट है कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर, ये है आइजैक कैंडेल का। बहुत ही फेमस कोट है ये। इनका जो बुक है स्टडीज इन कंपैरेटिव एजुकेशन, वहाँ पर ये एज इट इज है। ओके, इसको भी अच्छे से याद करना है, ये बहुत ही फेमस कोट है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है, व्हिच इज नॉट ए नीड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन का कौन सा नीड नहीं है? कंपैरेटिव एजुकेशन क्या करता है? डेवलप ए बेटर पॉलिसी। बेटर पॉलिसी डेवलप करने में हेल्प करता है, ये तो है। ओके, फोस्टर क्वालिटी इन एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन को फोस्टर करने में हेल्प करता है, ये भी है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम के प्रॉब्लम्स को जानने में ये मददगार होता है। ये तीनों तो है, लेकिन ये दूसरा वाला आप देख सकते हो, डिक्रीज ग्लोबल कोऑपरेशंस। ग्लोबल कोऑपरेशंस को ये बढ़ाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो नॉट का क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। ओके, विच इज नॉट ए स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। नॉट ए स्कोप कह रहा है एग्जामाइन वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल एस्पेक्ट को यहाँ पर एग्जामाइन किया जाता है, ये तो पॉजिटिव है। टू एनालाइज वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज। एजुकेशनल पॉलिसीज को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा टू इंक्रीज एजुकेशनल इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज को इंक्रीज करेगा, ये नहीं है। यहाँ का स्कोप है इन इक्वालिटीज को जानना और उसको कैटर करना या फिर उसको सॉल्व करने की वेरियस टेक्निक्स को डेवलप करना, ये होगा कंपैरेटिव एजुकेशन का एक स्कोप। लेकिन लास्ट भी दे लेते हैं, टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट लाइक फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी। यहाँ पर तो कंपेयर किया जाता है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, नॉट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इन कंपैरेटिव एजुकेशन व्हिच अप्रोच टच ए रिसर्चर मेनली यूज टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, ये किस अप्रोच से हमको पता चलेगा? ये हिस्टोरिकल अप्रोच से हमको पता चलेगा, क्योंकि किस पीरियड में क्या हुआ है, कौन सा वार हुआ है, कौन सा पॉलिसी आया है, ट्री के आधार पे कैसे एजुकेशनल सिस्टम डेवलप हुआ है, उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका राइट आंसर्स। ओके, तो ये है कुछ MCQs जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था पहला वीडियो कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर। फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इंडिया USA का कंपैरिजन, फिर इंडिया UK का भी कंपैरिजन और एक वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियो आएगा। इसके बाद आप कमेंट करना कि कौन कौन से टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट हो रहे हैं जानने में या फिर उसको अंडरस्टैंड करने में या फिर ग्रैप्स करने में, ताकि मैं उसके ऊपर भी विदिन 1 मंथ में कुछ वीडियो ला सकूँ या फिर कुछ इनपुट्स ला सकूँ, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल पाए और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।